हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSC सब्जेक्ट वाइज। और हमारे इस सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा सी लैंग्वेज का पार्ट है। और यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे आज वेरिएबल्स के बारे में। स्पेशली जिस तरह अगर हम बात करें हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल्स, हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स की, जिन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, जिन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। अब देखिए बच्चों, सी लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दोनों ही हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं। अब जो हम ये टर्म यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल, ये बिल्कुल किसके कॉन्ट्रास्ट में है हमारे पास कि कुछ चीज़ें हमारे पास इंटरनल भी होती हैं। बिल्कुल इंटरनल के ऑपोजिट है हमारे पास एक्सटर्नल। अगर बच्चों हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है इंट एफ, यहाँ पर उसके कुछ आर्ग्यूमेंट हैं इंट एन और हमारे पास इंट ए, तो ये लोकल वेरिएबल है। इसको हम क्या कहते हैं, ये लोकल वेरिएबल है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, ये भी इसका लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि ये दोनों चीजें इंटरनल है, इस फंक्शन की इंटरनल है। तो एक्सटर्नल हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट टर्म है, हम यूज कर रहे हैं इंटरनल से ऑपोजिट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल मीन्स हमारे पास जो कि अवेलेबल टू ऑल हो, अवेलेबल टू एवरीवन। जितने भी हमारे पास फंक्शंस हों, जितने भी फंक्शंस हमने बनाए इस प्रोग्राम में, सभी के सभी फंक्शन से हम इस सपोज अगर हमारे पास हम बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल की, तो जितने भी फंक्शंस हमने बनाए हैं, फंक्शन f1 है, f2 फंक्शन है, जितने भी फंक्शंस बनाए हमने, उन सभी फंक्शन से हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल वेरिएबल्स की जब हम बात कर रहे थे तो जिस फंक्शन के अंदर हमने इनको बनाया या डिफाइन किया, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल वेरिएबल में कोई भी फंक्शन ये इस एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है। अब एक चीज और देखते हैं हमारे पास, ये तो हमने बात करी वेरिएबल्स की। अब हमारे पास फंक्शंस भी एक्सटर्नल होते हैं, फंक्शंस भी हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं। और जो सी लैंग्वेज है हमारे पास, सी लैंग्वेज हमें ये चीज अलाउ नहीं करती, सी लैंग्वेज हमें ये चीज अलाउ नहीं करती कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकें। दैट इज सी लैंग्वेज डजंट अलाउ टू डिफाइन अ फंक्शन इन एनी अदर फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर से दूसरे किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम एक फंक्शन के अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को सिंपली कॉल कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे फंक्शन की जो बॉडी है वो हम पूरी की पूरी इस फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। सिर्फ फंक्शन कॉल यहां पर पॉसिबल है। देन यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी फंक्शन इस एक्सटर्नल वेरिएबल का नेम यूज करके इस एक्सटर्नल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अब एक चीज और देखते हैं, यहां पर हम इस फंक्शन की बात कर रहे थे, ये फंक्शन f है हमारे पास। इसके दो वेरिएबल्स अगर हम बात करें कि इंटरनल वेरिएबल्स a और ये जो इंट n है, ये इसका आर्ग्यूमेंट में है, ये भी इसके लोकल वेरिएबल की तरह ही यहाँ पर लोकल वेरिएबल या इंटरनल वेरिएबल की तरह ही यहाँ पर इसको हम ट्रीट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, जो इंटरनल वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स हम बोलते हैं, इनका जो लाइफ टाइम होता है, इंटरनल वेरिएबल्स का जो लाइफ टाइम होता है, ये उतना ही होता है जितनी देर हमारा प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में है। जितनी देर हमारा प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में है तब तक ही हमारे पास इन इंटरनल या लोकल वेरिएबल्स का लाइफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, हमने फंक्शन f को कॉल किया, जब हम फंक्शन f को कॉल किया तो हमारे पास इंट n और इंट a ये दो वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ये फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही ये जो लोकल वेरिएबल्स या इंटरनल वेरिएबल्स थे ये भी डिसअपियर हो जाएंगे।
इन्हें हम जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं इन्हें हम एक और स्पेशल नाम भी देते हैं। इन्हें हम स्पेशल नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं या सिंपल ऑटो वेरिएबल्स। अब इनको ऑटोमेटिक क्यों बोला? इनको ऑटोमेटिक इसलिए बोला कि जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ इनको स्टोरेज मिल गया, इनकी एग्जिस्टेंस यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही ये हमारे पास फंक्शन खत्म हुआ ये इनकी एग्जिस्टेंस भी साथ ही साथ ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, इसलिए हम इनको ऑटोमेटिक या ऑटो वेरिएबल्स भी बोलते हैं। लेकिन इससे अपोजिट अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स की बात करें तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटर्नल वेरिएबल्स को जो स्टोरेज मिलती है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को जो स्टोरेज मिलती है वो स्टोरेज परमानेंट होती है, वो स्टोरेज परमानेंट होती है। हमारे प्रोग्राम के खत्म होने तक ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ये बिल्कुल एज इट इज रहती है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली इसको कुछ नहीं होता इसकी स्टोरेज को। अब देखिए बच्चों, अगर हम इंटरनल वेरिएबल्स की बात करें, सपोज कि हमने इस फंक्शन f को एक बार कॉल किया तो हमने यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म किया। इस कंप्यूटेशन में n वेरिएबल की कुछ वैल्यू थी, फिर a वेरिएबल की कुछ वैल्यू थी। ये फंक्शन हमारे पास खत्म हो गया, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। जब हम दूसरी बार इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि पिछली बार जो हमने n की वैल्यू यहाँ छोड़ी थी वही n की वैल्यू मिलेगी या a की वैल्यू जो थी वही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन को 2 बार कंसेक्यूटिव कॉल करते हैं तो उनके लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग मिल सकती है। अगर हम अगर हम एक्सटर्नल वेरिएबल की बात करें, एक्सटर्नल वेरिएबल को हम जितनी मर्जी बार कॉल करें वहां पर जो वैल्यू थी वो एज इट इज ही मिलेगी, वैल्यू खुद से ऑल्टर नहीं होने वाली उसकी। अब हम यहां एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज स्कोप या स्कोपिंग। स्कोपिंग के रूल्स क्या हैं? एक्चुअली स्कोपिंग क्या है हम उसको देखते हैं सबसे पहले। देखिए बच्चों, जब हम स्कोपिंग रूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली इस टॉपिक में हम कवर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जब वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स को हम किस तरह डिक्लेयर करें ताकि हमारे पास जब वो वेरिएबल्स हमारे कंपाइलर के पास जब कंपाइल हो तो उनका कंपाइलेशन बिल्कुल ठीक तरीके से हो, या फिर अगर हमारे पास एक जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सारे पीसीज में डिवाइडेड था, तो जब उस प्रोग्राम को हम लोड करते हैं तो जितने भी पीसीज हैं हमारे वो प्रॉपर ऑर्डर में हमारे पास लोड हो जाएं, देन इसके बाद कि हमारे पास जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स की बच्चों हमेशा हमें ओनली एक ही कॉपी होती है हमारे पास। एंड ये देखेंगे कि इसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अभी हम बेसिकली ये अब स्कोपिंग में या स्कोपिंग रूल्स की हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अगर मान लो मैं स्कोप की बात करता हूँ, तो इस वर्ड का मतलब क्या है हम ये देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास अगर कोई वेरिएबल का नाम है या कोई भी नाम लिखा हुआ है, हमारे पास एक नाम लिखा हुआ था हमारे पास यहाँ पर, तो स्कोप का मतलब क्या है? ओके, ये एक नाम लिखा हुआ है हमारे पास, इस नाम का स्कोप क्या है? हम ये कहेंगे कि इस नाम का स्कोप ये है, इस नाम का स्कोप वो है कि प्रोग्राम का वो पार्ट जिस पार्ट में हम इस नाम को यूज कर सकते हैं वो इसका स्कोप है। मैं बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट दे रहा हूं बच्चे स्कोपिंग की, कि एक नाम है, इस नाम का स्कोप क्या है कि प्रोग्राम का, पूरे प्रोग्राम का वो पार्ट जहां इस नाम को मैं यूज कर सकता हूं, वो पार्ट इस नाम का स्कोप है मेरे पास। सिंपल, इसको एक छोटे से अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहां हमारे पास इंट मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंट ए डिक्लेयर किया, इंट ए। यहां पर इस ए का स्कोप क्या है? ये है बच्चों, दिस इज स्कोप ऑफ ए वेरिएबल को मैं इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में ही यूज कर सकता हूं, इससे बाहर यूज नहीं कर सकता।
यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो लोकल वेरिएबल है, यानी कि लोकल वेरिएबल्स का स्कोप कितना होता है, उतना होता है जिस फंक्शन में उनको डिफाइन या डिक्लेयर किया गया, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। या मैं अगर और टर्म यूज करूं तो यहाँ से ये हमारे पास, इसको हम एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं, तो सिंपल इस ब्लॉक के अंदर इस ए वेरिएबल का स्कोप है बस। अब यहां देखिए बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन था इंट फंक्शन 1, इंट फंक्शन 2। या फंक्शन ए के अंदर एक लोकल वेरिएबल था फंक्शन ए के अंदर एक लोकल वेरिएबल था जिसे हमने जस्ट डिक्लेयर किया है अभी। फंक्शन 2 के अंदर भी एक लोकल वेरिएबल था ए जिसे हमने डिक्लेयर किया है। तो देखो बच्चों, ये ए और ये ए, सपोज ये जो दोनों फंक्शन है हमारे एक ही प्रोग्राम में यूज हो रहे थे, लेकिन इस ए का इस ए से कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज है। सपोज ये एक घर था, उसमें एक पर्सन है जिसका नाम ए है, ये कोई दूसरा घर है जिसमें एक पर्सन का नाम ए है। दो घर में सेम नाम के दो अलग अलग पर्सन हो सकते, तो इस पर्सन का, इस वेरिएबल का इससे कोई लिंक नहीं है, जस्ट कोइंसिडेंस, इनके नाम सेम हो गए लेकिन यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। और सेम उसी तरह हमारे पास फंक्शन 3 था जिसका आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू था इंट बी, जिसका पैरामीटर का वैल्यू क्या था, इंट बी। ये इंट बी इसके लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। यहां पर एक फंक्शन 4 था जिसके लोकल इसका आर्गुमेंट का वैल्यू क्या था, इंट बी, पैरामीटर का वैल्यू इंट बी है। ये इंट बी इस फंक्शन 4 के लिए लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो इस बी का इस बी के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर ये दोनों फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर यूज हो भी रहे हैं तो ये बी बिल्कुल अलग है, ये बी बिल्कुल अलग है, यहां पर इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो यहां अगर नेम सेम है तो बच्चों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये इसका और ये इसका। अब हम यहां देखते हैं बच्चों, हमने एक यहां पर एक्सटर्नल वेरिएबल की बात की थी, एक्सटर्नल वेरिएबल की हमने यहां बात की थी, एक्सटर्नल वेरिएबल दैट इज अवेलेबल टू ऑल। और एक्सटर्नल वेरिएबल बच्चों, एक्सटर्नल वेरिएबल जो होगा वो किसी भी फंक्शन के बाहर होगा। इंटरनल वेरिएबल हम कहां डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर। जो एक्सटर्नल वेरिएबल होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल वो किसी भी फंक्शन के बाहर लिखा होगा, आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा होगा। बच्चों हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल जो होगा वो डिफाइन होगा या डिक्लेयर होगा आउट ऑफ ऑल फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा होगा वो हमारे पास। यहां पर हम एक और चीज देखते हैं, अभी हमने बात की जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं, जो इंटरनल वेरिएबल्स या जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप विद इन द फंक्शन होता है। जिस फंक्शन के अंदर हमने उनको डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, उसके अंदर ही उसका स्कोप होता है। लेकिन एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप की अगर हम बात करें बच्चों, एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप कहां से कहां तक होता है, हम ये चीज देखते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप हमारे पास जिस पॉइंट पर हमने उसको डिक्लेयर किया, जहां पर जिस पॉइंट पर हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहां से लेके जब तक हमारी फाइल खत्म नहीं होती, एंड ऑफ फाइल, यानी कि पूरे प्रोग्राम के ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप होता है। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल वेरिएबल का ये स्कोप है, एक्सटर्नल वेरिएबल का ये स्कोप है। अब यहां पर इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। अब बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं यहां पर कि इंट ए इज इक्वल टू 1, हमारे पास एक फंक्शन था, मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन से बाहर हमारे पास इस एग्जाम्पल में एक ही फंक्शन है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से बाहर हमने क्या बनाया, इंट ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फंक्शन से बाहर डिफाइन है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। अब मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 1 एक ग्लोबल वेरिएबल था हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल था जिसका वैल्यू क्या था, 1 था। ग्लोबल वेरिएबल था जिसका वैल्यू क्या था, 1 था। अब इंट मेन एक फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर हमने ये फंक्शन स्टार्ट किया, इस फंक्शन के अंदर हमने एक नया लोकल वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, इंट a इज इक्वल टू 5 हमने बनाया। तो देखो बच्चों, इस a इज इक्वल टू 5 का स्कोप अब यहां से स्टार्ट होके यहां तक होना था, लेकिन इसके अंदर इंट a इज इक्वल टू 5, इसके अंदर हमने एक और नया
एक और नया ब्लॉक बना दिया, एक और नया ब्लॉक बना दिया, और इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा, इंट a इज इक्वल टू 10। यानी कि अब यहां पर इस पोर्शन में जो a इज इक्वल टू 5 का जो वैल्यू होना था वो ओवरराइट हो गया, या इसका इफेक्ट हम बोले अपडेट हो गया। अब इस ब्लॉक के अंदर इंट a इज इक्वल टू 10 हमने एक नया और लोकल वेरिएबल बना दिया a, ये वाला a इंट a इज इक्वल टू 5, इंट a इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों ही लोकल वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग है बिल्कुल। इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 10 है। अब हमने इसके बाद इसके अंदर हमने एक और नया ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक के अंदर भी हमने एक तीसरा नया वेरिएबल इंट a इज इक्वल टू 20। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां बात करें इस a का इंट a इज इक्वल टू 20, इस a का स्कोप क्या है, तो इस a का स्कोप ये है कि जिस ब्लॉक के अंदर हमने इसको डिफाइन किया, इसके अंदर इसका स्कोप है। अब देखिए यहां पर इंट a इज इक्वल टू 20, अगर हम यहां पर a का वैल्यू प्रिंट करने लगे तो a का वैल्यू यहां पर क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, सिंपल। अब देखते हैं जब हम स्कोप की बात करें, अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास यहां पर ये लाइन ना हो, अगर ये डेफिनेशन ना हो हमारे पास, ये डेफिनेशन ना होती हमारे पास, तो यहां पर ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में हमारे पास a एक वेरिएबल था जिसका वैल्यू 10 था। अगर यहां पर ये नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जब हम इसके बिना इंट a इज इक्वल टू 20 के बिना इस ब्लॉक के अंदर हम इसे अगर यूज करना चाहें, इस स्टेटमेंट को यूज करना चाहें, तो इस बार हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 10, यहां पर इस बार क्या वैल्यू प्रिंट होने वाला है, 10 वैल्यू प्रिंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, क्योंकि इस a का जो स्कोप था वो इस पूरे ब्लॉक के अंदर था, इस पूरे ब्लॉक में जहां a यूज होना था, अब ये वाला जो पोर्शन है स्टिल इस ब्लॉक के अंदर है। अगर यहां पर डेफिनेशन नहीं है तो यहां पर इस a को हम यूज कर रहे हैं। अगर यहां पर इसका डेफिनेशन ओवरराइट कर दिया था कि a वेरिएबल का वैल्यू 20 लिख दिया था हमने, तो फिर यहां पर a का वैल्यू 20 प्रिंट हुआ था। लेकिन अगर यहां a इज इक्वल टू 20 नहीं है तो इस पूरे एरिया पे, इस ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप है इंट a इज इक्वल टू 10। सपोज अगर हमारे पास ये भी ना होता, इंट a इज इक्वल टू 10 ये भी ना होता, तब हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर, यहां मेन फंक्शन के अंदर किसका स्कोप था, इंट a इज इक्वल टू 5। इस ब्लॉक के अंदर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर इंट मेन, इस पूरे ब्लॉक के अंदर हमारे पास a इज इक्वल टू 5 का स्कोप था। तो यहां पर अगर ये लाइन भी ना होती तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होती, इस बार 5 प्रिंट होता। देन सपोज अगर हमारे पास ये भी नहीं होता, अगर इंट a इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू भी ना होती, तो क्या होता, यहां पर फिर ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम पर, पूरी फाइल पर है हमारे पास। अगर ये भी ना होता तो इसका स्कोप हम यूज करते, तो इंट a इज इक्वल टू 1, इस बार वैल्यू 1 प्रिंट होती। अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमारे पास यहां पर एरर आ जाता कि अनडिफाइंड वेरिएबल a, सिंपल। तो ये बच्चों हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम के ऊपर। देन उसके बाद लोकल वेरिएबल्स का स्कोप कहां तक रहता है, लोकल वेरिएबल्स का स्कोप हमारे पास जिस ब्लॉक के अंदर हमने उनको डिफाइन या डिक्लेयर किया, सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर उनका स्कोप रहता है। अब देखिए बच्चों, एक और छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा स्कोपिंग और समझ के देखते हैं। हमारे पास इंट a, ये क्या था, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल था बच्चों, एक ग्लोबल वेरिएबल था। इसको हमने सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। अगर मैं डायरेक्टली इस इंट a को प्रिंट करूँ, ग्लोबल वेरिएबल बच्चे बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू, बाय डिफॉल्ट जो इसका इनिशियलाइजेशन है, जो इसकी इनिशियल वैल्यू हमें मिलने वाली है वो 0 है। बच्चे ग्लोबल वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स हमारे पास, या अगली लेक्चर में हम स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तो स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, दैट इज एक्सटर्नल वेरिएबल्स, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0 वैल्यू से इनिशियलाइज होते हैं। लेकिन ऐसा लोकल वेरिएबल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक लोकल वेरिएबल को, एक फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल को इंट a और डायरेक्टली लिख दोगे printf a बिना इनिशियलाइज किए, तो यहां पर आपको कोई भी कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होके मिल सकती है। अब देखिए बच्चों, अब यहां हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो हमारे पास फंक्शन 1 था, फंक्शन 2 था, फंक्शन 3 था। हमारे पास 3 फंक्शन थे। अब जो फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 के अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन 1 के अंदर भी एक आर्गुमेंट है जिसका नाम a ही है, इंटीजर a। तो
तो जो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ए है, ये वाला ए और ये इंट ए, ये दोनों ही ए अलग हैं, ये दोनों ही ए अलग हैं। इस ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, इस ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है हमारे पास, वो इस पूरे प्रोग्राम पे है, इस पूरे प्रोग्राम पे। लेकिन ये वाला जो इंट ए जो लिखा हमने फंक्शन 1 के ब्रैकेट्स के अंदर, जो इसका आर्ग्यूमेंट है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, यहाँ तक, इस ब्लॉक में। ये इसके अंदर हमारे पास ये जो a इज इक्वल टू 1, ये a इसे यूज कर रहा है। यहाँ पर a वेरिएबल है हमारे पास, a वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, a का वैल्यू 1 असाइन करना है, ये 1, ये वाला a जो है ये इस वेरिएबल को यूज कर रहा है। अगर यहाँ पर ये इंट a नहीं होता तो हम इसको यूज करते, ग्लोबल वाले को। लेकिन यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर इसके पास एज अ लोकल वेरिएबल काम कर रहा है, इंट a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये वाला a इस a को यूज कर रहा है। देन फंक्शन 2 में देखते हैं बच्चों हम। फंक्शन 2 में हमने एक a इज इक्वल टू 2, हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया a2। ये वाला a, ये वाला a और ये a, ये तीनों अलग है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन 1 का लोकल वेरिएबल था, ये फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 2 का लोकल वेरिएबल है। तो जब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हम कंपेयर करेंगे, जो कंपैरिजन होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ये a इसे यूज करने वाला है, यानी कि ये वाला जो a है, ये वाला इसे यूज कर रहा है, इस a को। देन इसके अंदर इफ a ग्रेटर देन 0, देन इंट a, फिर से हमने एक इसके इस ब्लॉक के अंदर फिर से हमने एक नया इंटीजर a वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, और इस a का वैल्यू हम क्या साइन कर रहे हैं, 3। तो यानी कि ये वाला जो a है, ये इस a को यूज कर रहा है, इसको, इंट a इज इक्वल टू 3, ये इसको, इस ब्लॉक के अंदर बच्चों हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a, उसको इनिशियलाइज किया। तो ये वाला जो a है, ये इसे यूज कर रहा है, इसको नहीं। देन इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ देखिए, ये इफ फंक्शन, ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक के अंदर हमने इंट a इज इक्वल टू 3, ये इसको यूज कर रहा है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालें इसके अंदर, यहाँ पर इस इफ के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यू 3 ही प्रिंट होगा। देन जैसे ये ब्लॉक खत्म हो गया, अगेन फिर से हमारा किसका स्कोप स्टार्ट हो गया, a इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो a इज इक्वल टू 4 है, ये कौन सा a यूज कर रहा है, ये अभी यही वाला a यूज कर रहा है, a इज इक्वल टू 4। ये किसको अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा हमारे पास। अब फंक्शन 2 हमारा खत्म हो गया, फंक्शन 3 की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, फंक्शन 3 में क्या कहता है, a इज इक्वल टू 5। बच्चों डायरेक्टली फंक्शन 3 में क्या कहता है, a इज इक्वल टू 5, कि a वेरिएबल का वैल्यू 5 कर दो। अब देखने की बात यह है कि हमारे पास अगर हम फंक्शन 2 की बात करें, तो फंक्शन 2 ने पहले इंट a इज इक्वल टू 2, पहले एक एक a वेरिएबल इसने पहले डिफाइन किया, फिर उसके ऊपर यहां पर काम कर रहा है। सिंपल सी बात देखो बच्चों, यहां पर फंक्शन 2 के अंदर इंट a इज इक्वल टू 2, यानी कि एक a वेरिएबल डिफाइन हुआ जिसका वैल्यू 2 था। अब जब ये स्टेटमेंट इनकाउंटर हुआ a इज इक्वल टू 4, ये वाला, तो बोला a वेरिएबल का वैल्यू कितना कर दो, a वेरिएबल का वैल्यू 4 कर दो। तो इसने a वेरिएबल बनाया था, उसको इसने अपडेट कर दिया। लेकिन फंक्शन 3 के अंदर तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि इंट a इज इक्वल टू दिस, यहां पर तो सिर्फ ये कह रहा है कि a का वैल्यू 5 कर दो। तो देखो बच्चों, अब यहां पर बाय डिफॉल्ट जो a यूज होने वाला है वो ग्लोबल वेरिएबल यूज होने वाला है। यहां पर बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल यूज होने वाला है हमारे पास। तो यहां पर a का वैल्यू बाय डिफॉल्ट अगर 0 था तो वो 0 से 5 हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास इंट a एक एक ग्लोबल वेरिएबल था हमारे पास दो फंक्शंस थे, मेन फंक्शन था और ये फंक्शन 1 था। सपोज ये फंक्शन 1 था, देन यहाँ पर मेन फंक्शन से हमने फंक्शन 1 को कॉल किया। मेन फंक्शन के अंदर भी हमारे पास इंट a एक लोकल वेरिएबल है, ये a, फंक्शन 1 के अंदर भी इंट a एक लोकल वेरिएबल है a। लेट अस से अब हम यहां देखें तो ग्लोबल वेरिएबल ये a बिल्कुल अलग होगा बच्चों, ये a अलग है और ये a अलग है। ये फंक्शन 1 का लोकल वेरिएबल है, यानी कि इस फॉर लूप में जहां पर भी हम a यूज कर रहे हैं वो ये वाला a यूज होगा। इस फॉर लूप में जो भी हम a यूज करेंगे वो ये a यूज होगा। लेट अस से अभी हम ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने के लिए अभी हम ये जो लोकल वेरिएबल्स, ये जो लोकल a हैं, लेट अस से इनको हम हटा रहे हैं और पूरा काम अब ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर होने वाला है।
अब देखिए बच्चों, जहां पर भी ए है, जहां पर भी मेन फंक्शन के अंदर या फंक्शन 1 के अंदर जहां पर भी ए है, वो सब लोग अब इस ए वेरिएबल को यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। अब हमें यहां पर यह बताना है कि यहां पर इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। अब देखने में, अगर इस प्रोग्राम को हम सिंपली देखें तो देखने में ऐसा लगता है कि इंट ए फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1, 1 से लेके 5, 5 बार ये आइट्रेशन चलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम इस फॉर लूप के अंदर गए, इसने फंक्शन 1 को कॉल किया तो हम फंक्शन 1 के पास आए। फंक्शन 1 के अंदर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहां पर भी ट्रू है हमारे पास। फिर यहां पर प्रिंट एफ ए, स्टार प्रिंट होगा। फिर इसके बाद जैसे ही स्टार प्रिंट हुआ, कंडीशन अपडेट होगी कि ए का वैल्यू अपडेट कर दो। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक होगी। और इस तरह से यहां पर 5 बार हमारे पास स्टार प्रिंट होगा। फिर हम वापस, जैसे ही फंक्शन 1 टर्मिनेट हो जाएगा, हम वापस ऊपर जाएंगे और फिर यहां पर भी सेम कंडीशन चलेगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहां पर हमें देखने में, सोचने में क्या लगता है कि हमारे पास ऐसे, इस तरह से कि ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। अगर हम इसको नॉर्मली देखते हैं, ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। बच्चों ये आउटपुट कब आता? ये आउटपुट तब आता जब इस मेन फंक्शन का भी इंट ए एक लोकल वेरिएबल था और इस फंक्शन 1 के अंदर भी एक इंट ए लोकल वेरिएबल था। लेकिन अब यहां पर जो भी काम हो रहा है, वो ग्लोबल वेरिएबल पे हो रहा है, तो इस बार ये आउटपुट नहीं आएगा। अब इसे देखते हैं बच्चे, एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हमारे पास इंट ए, हमारे पास इंट ए एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसका वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू इनिशियली 0 है। इस पूरे प्रोग्राम में एक ही सिंगल ए हमारे पास ग्लोबल। इनिशियली मेन लूप के अंदर इसने क्या कहा? ए का वैल्यू 1 कर दो। अब ये बाय डिफॉल्ट, ए के अंदर कोई डेफिनेशन तो नहीं है, इसने बोला ए का वैल्यू 1 कर दो, तो ये कौन सा यूज कर रहा है? ये वाला यूज कर रहा है, ग्लोबल वाला यूज कर रहा है। ए का वैल्यू हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब ए का वैल्यू जब 1 हुआ तो फॉर लूप ए का वैल्यू 1 हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। हम अंदर गए फॉर लूप के, देन यहां पर फंक्शन 1 को कॉल किया। ठीक है, फंक्शन 1 के पास हम आए। फंक्शन 1 के अंदर हमने देखा इसने क्या किया, फंक्शन 1 के अंदर फिर से a इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये जो फंक्शन 1 के अंदर a यूज हो रहा है, ये a कौन सा यूज हो रहा है? यहां पर भी डेफिनेशन नहीं है, ये भी इस बार इसी a को यूज कर रहा है, यानी कि 1 को अपडेट करके 1 कर दिया। फिर इसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। ये कंडीशन ट्रू थी तो हम कहां गए? इस फॉर लूप के अंदर गए और उसने क्या बोला कि यहां स्टार प्रिंट कर दो। यहां स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद अब यहां जैसे ये कंडीशन, आई मीन स्टार प्रिंट हो गया, फिर यहां पर a प्लस प्लस हुआ। a प्लस प्लस का मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। जैसे a का वैल्यू 2 हुआ, अब यहां कंडीशन चेक हुई वेदर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट। यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर से हम लूप के अंदर गए और फिर से एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर से a अपडेट हुआ, a प्लस प्लस हुआ, a का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। a का वैल्यू 3 हो गया। देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारे पास स्टिल ट्रू है। फिर अंदर गए, फिर यहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ, फिर a प्लस प्लस हुआ, ये वैल्यू 4 हो गया, ये वैल्यू अब 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। तो एक बार और स्टार प्रिंट हुआ, फिर a प्लस प्लस फिर हुआ, फिर ये वैल्यू 5 हो गया। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ पर इसके अंदर गए और एक बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर a प्लस प्लस हुआ, इस बार वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। तो इस बार जो कंडीशन यहाँ चेक हो रही है कि वेदर 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ या ना, तो ये वैल्यू गलत है। आई मीन यहाँ पर ये फॉल्स है। जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो हम फॉर लूप को जंप कर जाएंगे कि फॉर लूप अब नहीं चलाना, हमें कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही फॉर लूप को जंप किया तो देखा इस प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन 1 के अंदर आगे कुछ चलाने को नहीं था। जैसे ये लास्ट एंड ब्रैकेट आया, हमारा कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर चला जाएगा। और जब मेन फंक्शन के अंदर हमारा कंट्रोल गया तो कहां जाएगा? डायरेक्टली स्टेटमेंट पे जाएगा, क्योंकि अब अगला ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना था। तो अब क्या करेगा? a प्लस प्लस किया तो a प्लस प्लस, अब ये जो है मेन फंक्शन के अंदर जो a यूज हो रहा है, ये स्टिल यही वाला यूज हो रहा है, तो इसको 7 कर देगा। देन 7 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है। जैसी कंडीशन फॉल्स है यानी कि इसको अब नहीं चलाना, स्किप कर दो फॉर लूप को। फॉर लूप को अगर स्किप कर दिया हमने तो हम डायरेक्टली लास्ट स्टेटमेंट पर पहुंच गए, रिटर्न, और उसके बाद मेन फंक्शन भी हमारा खत्म हो गया। हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। देखो बच्चों, यहां पर आउटपुट ये आया।
अगर मेन के अंदर और फंक्शन के अंदर दो अलग अलग लोकल वेरिएबल्स होते तो यहाँ पर 5 रो प्रिंट होती ऐसे स्टार की। यहाँ हमारे पास पूरे प्रोग्राम के ऊपर एक ही ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप था, तो ये प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से आएगा हमारे पास। अब जब हम एक्सटर्नल वेरिएबल की डिक्लेरेशन की बात करते हैं बच्चे, डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं या हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। सिंपल, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि उसकी डाटा टाइप क्या है, किस तरह का वेरिएबल है हमारे पास, सिंपल ये बताया। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तब जाकर, जब हम उसको डिफाइन करते हैं तब जाकर उसको कुछ मेमोरी या स्टोरेज अलोकेट होती है। जब हम खाली डिक्लेयर करते हैं तब उसको कोई मेमोरी या कोई स्टोरेज डिक्लेयर नहीं होती। डेफिनेशन के टाइम पर मेमोरी या स्टोरेज अलोकेट होती है हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल को। अब अगर हम किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को या किसी ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले यूज करना चाहते हैं बच्चों, अगर हम किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले यूज करना चाहते हैं, या फिर अगर सपोज हमारा जो सोर्स प्रोग्राम था वो मान लो मल्टीपल फाइल्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ था, फाइल 1, फाइल 2, फाइल n, हमने मल्टीपल फाइल्स के अंदर हमारा सोर्स प्रोग्राम डिवाइड किया हुआ था, और हम एक फाइल में से, इस एक फाइल में, फाइल 1 में हमने किसी ग्लोबल वेरिएबल को या एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन किया। फाइल 1 के अंदर हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को डिफाइन किया और उसे हम फाइल 2 में से एक्सेस करना चाहते हैं। फाइल 1 में हमने इसको डिफाइन किया और फाइल 2 से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इन जगह पर हमें जब भी एक्सटर्नल वेरिएबल हम यूज करते हैं वहां हम एक्सटर्न डिक्लेरेशन करते हैं। जो हमारा वेरिएबल होगा वो कैसे डिक्लेयर होगा, एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज और समझने वाली है। हमें ये तो पता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा कहां पर डिफाइन होते हैं, आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बाहर होंगे हमारे पास, या आउटसाइड ऑफ ऑल ऑफ द फंक्शंस। अगर मैं ये कहता हूं इंट a एंड फ्लोट b, हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, ये हमारे पास दो ग्लोबल वेरिएबल्स थे, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर ये इनका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ये दोनों काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि a को और b को बाय डिफॉल्ट इनिशियली क्या वैल्यू मिलने वाली है, 0 वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम इनको डिफाइन नहीं करते बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे पास 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। यहां पर ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम खाली डिक्लेरेशन की बात करें तो देखो बच्चों, अगर हम इसको इस तरह लिखें, एक्सटर्न इंट a या एक्सटर्न फ्लोट b, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये खाली डिक्लेरेशन है। अब ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। यहां पर इस डिक्लेरेशन में कोई मेमोरी, कोई स्टोरेज अलोकेट नहीं हुई इस a को और इस b को, दैट इज नो मेमोरी एलोकेटेड। यहां पर इस a और b वेरिएबल को कोई नई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। ऑलरेडी जो इंट a वेरिएबल या फ्लोट b वेरिएबल में भी कहीं किसी फाइल में अगर ऑलरेडी वहां पर उनको मेमोरी मिली हुई है, तो यहां से इस एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से बस हम उसको रेफर कर रहे हैं, हम उसको वहां से मे बी अगर दूसरी फाइल में हम उसको डायरेक्टली बस यूज कर रहे हैं। यहां पर जब भी हम एक्सटर्न के साथ किसी वेरिएबल्स के साथ एक्सटर्न वर्ड लिखते हैं तो वहां पर हमारे पास वो खाली डिक्लेरेशन है, यहां पर कोई नई मेमोरी एलोकेट इनको नहीं होगी। बच्चों इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लेट अस से। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था इंट a, ये हमें पता है ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, इंट मेन। अब यहाँ पर मेन के अंदर a इज इक्वल टू 10, इनिशियली क्या था इंट a, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू इनिशियली तो 0 था, इसने बोला a का वैल्यू 10 कर दो। अब यहाँ पर इंट मेन के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर a का डेफिनेशन नहीं है, बस ये असाइनमेंट कर रहा है, कह रहा है a का वैल्यू 10 कर दो। अब कौन सा है, इसके पास खुद का a तो नहीं है,
तो ये डायरेक्टली इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा है और इस ए का वैल्यू 10 हो गया। जब हमने बात की प्रिंट एफ ए, इस स्टेटमेंट ने क्या कहा कि ए प्रिंट कर दो। ये स्टेटमेंट कहां पर है? मेन फंक्शन के अंदर है। तो मेन फंक्शन के पास अपना तो कोई ए नहीं था, तो ये भी बाय डिफॉल्ट अब यहां पर ये जो है ये इसी को यूज कर रहा है और यहां पर जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा? हमारे पास 10 आएगा। अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल और, यहां पर हमने क्या बोला? एक्सटर्न इंट ए। यहां हमने बोला एक्सटर्न इंट ए, यानी कि यहां पर हमने सिर्फ इस वेरिएबल इंट ए को डिक्लेयर किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है और हमने इस वेरिएबल को इस प्रोग्राम में यूज नहीं किया, यूज नहीं किया। तो यहां पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, दैट इज नो कंपाइलर एरर। यहां पर हमने इस ए को यूज नहीं किया, डिक्लेयर किया, यूज नहीं किया, यहां पर हमारे पास कोई एरर नहीं आने वाला। लेकिन अब अगर हमारे पास ऐसा हो इंट मेन ए इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट एफ ए, अब ए के अंदर एक मेन के अंदर ए का डेफिनेशन नहीं है। ये क्या कह रहा है? इंट ए इज इक्वल टू 10 कि ए का वैल्यू 10 कर दो, ए का वैल्यू क्या कर दो? 10 कर दो। अब पिछले एग्जांपल में हमें पता था कि अगर मेन के अंदर ए का डेफिनेशन नहीं है तो हम ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ ग्लोबल वेरिएबल के सामने भी क्या लगा दिया हमने? एक्सटर्न लगा दिया। अब जब एक्सटर्न लगा दिया तो यहाँ पर ये सिर्फ डिक्लेरेशन है इसका, यानी कि यहाँ पर इसको मेमोरी अलोकेट नहीं हुआ, इट इज नो मेमोरी अलोकेट। यहाँ पर इस ए वेरिएबल को ग्लोबल लेवल पर भी कोई मेमोरी अलोकेट नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पर हमारे पास एरर आने वाला है। क्या एरर आने वाला है? कि हमारे पास ए इज नॉट डिफाइंड, हमारे पास ए वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम यहां पर एक हेडर फाइल यूज कर लें, जिस हेडर फाइल में इस ए का डेफिनेशन था हमारे पास। अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, एक फाइल इंक्लूड कर लिया। अब इस फाइल के अंदर इस ए का डेफिनेशन था। अब यहां पर जब हम इंट ए इक्वल टू 10 करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास जहां पर भी ए डिफाइन था उसको हम अपडेट करेंगे और यहां पर इस बार ये जो ए है ये भी उसी ए का डेफिनेशन यूज कर रहा है। यहां पर इस बार हमारा ए का वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां पर ए जो हम यूज कर रहे हैं इसका डेफिनेशन हमारा इस फाइल में है जिसे हम रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पर एरर नहीं आएगा हमारे पास, बल्कि आउटपुट आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू 10 है। और या फिर अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इस तरह का एरर ना आए एक्सटर्न के साथ, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ इस तरह लिख दें इंट ए इज इक्वल टू 0, तो अब भी हमारे पास इस बार अब ए को मेमोरी अलोकेट होगा, हमारे पास ए का वैल्यू 0 और यहाँ पर अपडेट होगा कि ए का वैल्यू यहाँ पर 10 कर दो। तो अब इस बार हमारे पास ये जो ए है ये इसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये जो ए है ये इसे यूज़ कर रहा है, ये ए भी इसे ही यूज़ कर रहा है। इस बार जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस तरह से जब हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है, इस बार इसको मेमोरी एलोकेट हुआ है। देन बच्चों अगर मान लो हम इसके बाद, ये तो हमने वेरिएबल्स की बात की है, अगर हम एक्सटर्नल फंक्शन की बात करें बच्चों, अगर हम एक्सटर्नल फंक्शन की बात करें तो देखिए हमारे पास अगर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया हमने, सपोज इंट f1 इंट या सपोज इंट फंक्शन 1 इस तरह से, या हमने उसको ऐसे लिखा एक्सटर्न इंट फंक्शन 1, तो बच्चों देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वहां इंप्लिसिटली एक्सटर्न कीवर्ड ऑटोमेटिकली वहां पर यूज्ड होता है। तो अगर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तो बात सेम ही है। यहां पर एक्सटर्न कीवर्ड का यहां पर फंक्शन के डिक्लेरेशन में कुछ ज्यादा रोल नहीं है। दोनों चीज सेम है। ये एक्सटर्न कीवर्ड इंप्लिसिटली हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन में वहां पर कनेक्टेड होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली वहां पर प्रेजेंट होता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स है या कुछ स्कोपिंग के कुछ और अच्छे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट आता है तो मेल कीजिए या हमें
टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।